आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश में सियासी खेल शुरू हो चुका है। यूपी के बिधुना से एमएलए विनय शाक्य के घर में ही सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी के विधायक की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो जारी कर कहा कि हमारे पिता को जबरन उनके चाचा लखनऊ लेकर गए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि पिताजी को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने लखनऊ लेकर गए हैं। विधायक विनय शाक्य को 2018 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तभी से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। विनय शाक्य बोलने में भी अक्षम है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद परिवार भी सामने आ गया और विधायक की बेटी के आरोपों से इनकार कर दिया है। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। बेटी के आरोपों पर विधायक समेत उनकी मां और सुरक्षा कर्मी ने सफाई दी है। विधायक लखनऊ नहीं बल्कि घर में ही हैं। एमएलए की मां का कहना है कि वो किसी के बहकावे में इस तरह का बयान दे रही है। विधायक किसी तरह के बंधन में नहीं है। साथ ही सुरक्षा कर्मी ने भी आरोपों को गलत बताया। सब गलत है आरोप, कोई सही नहीं है। इलेक्शन का वजह है इसलिए, और कुछ नहीं है। क्या लोग इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, सही पूछो उसे। चाहते हैं क्या? और क्या है? वो जितना भी बोल रही है सारा कुछ झूठ बोल रही है। अगर अपहरण किया होता है, वो 3 साल से 4 साल से हमारे साथ रह रही है। उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ जाना चाहते तो वो मना कर देते हैं। और आपको यकीन नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। और वो अपनी स्वेच्छा से हम लोगों के साथ रह रहे हैं और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। माननीय विधायक बिधुना विनय शाक्य जी की सुरक्षा में मैं 2019 से हैं और जहाँ जाते हैं वो उनके साथ जाता हूँ। मगर जो न्यूज़ चल रही है वो फेक है। नेताजी अपने इच्छा से माताजी के साथ रहते हैं और जब से मैं आए उनके साथ ही हैं और वो माता जी सेवा करती हैं उनकी। औरैया के एसपी ने भी पुष्टि की है कि विधायक विनय शाक्य अपने घर पर ही हैं। जारी किया गया वीडियो गलत है। इस समय हमारे एक डिप्टी एसपी लेवल के क्षेत्राधिकारी खुद विधायक जी के साथ उनके इटावा स्थित आवास पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये पूर्णतः निराधार है और इसमें कोई बल नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंदिर तोड़ने के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल हो गया। बताया गया कि यह मंदिर नेशनल हाईवे की जमीन पर बना था, जिसे नगर निगम और प्रशासन की टीम ने रातों रात ढहा दिया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, उनके कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस भी पीछे नहीं रही। उसने प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठा लिया और थाने ले जाने लगी। इसके बाद तो मामला और गर्मा गया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कुछ लोग सड़क पर ही लेट गए और गाड़ियों का रास्ता रोकने लगे। फिर तो पुलिस भी सख्ती के मूड में आ गई। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हाथ और पैरों से उठाकर गाड़ियों में लादते नजर आए। जल्द ही सभी को खदेड़ दिया गया। लेकिन जल्द ही ये मुद्दा गर्मा गया और बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी। कौन अधिकारी इसमें संलिप्तता मिलती है, वो दोषी माना जाएगा। अपने आप को घिरते देख प्रशासन ने मंदिर तोड़ने के पीछे नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा दिया। नगर निगम ने इसे हटवाया है और इसे लेके कुछ लोगों में असंतोष है। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटी और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। ट्वीट पर विवाद बढ़ता देख अभिनेता सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल से माफी मांग ली है। माफी मांगते हुए सिद्धार्थ ने ट्विटर पर एक लेटर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि डियर साइना, मैं अपने खराब जोक्स के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। कहा कि मैं अपने शब्दों को सही नहीं ठहरा सकता हूं। साथ ही लिखा कि आप हमेशा मेरी चैंपियन रहोगी। तो ये देखिए माफी मांगी गई है और ये भी कहा गया है अभिनेता सिद्धार्थ की तरफ से कि जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए उनको मैं सही नहीं ठहरा सकता हूं। तो साइना नेहवाल से माफी मांग ली है।
माफी मांगते हुए सिद्धार्थ ने ट्विटर पर एक लेटर पोस्ट किया है जिसमें लिखा कि डियर साइना, मैं अपने खराब जोक्स के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों को सही नहीं ठहरा सकता हूं। साथ ही सिद्धार्थ ने आगे लिखा कि आप हमेशा मेरी चैंपियन रहोगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया कि यूपी में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे पार्टियों का गठबंधन हुआ है। यूपी में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। मंगलवार देर रात दिल्ली में बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य और सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यह बैठक आज भी जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अमित शाह ने क्षेत्रवार फीडबैक लिया। सीटों पर चर्चा नहीं हुई। आज होने वाली इस बैठक में पहले चरण के लिए टिकटों पर चर्चा होगी। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। तो पहले चरण के लिए टिकटों पर आज चर्चा होगी। आज भी लगातार बैठक जारी रहेगी। अमित शाह, योगी बैठक में शामिल होंगे। कल भी ये बैठक चली थी और जिसमें फीडबैक लिया गया था। तो देर रात जो दिल्ली में बैठक चली वो आज भी जारी रहेगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य और सुनील बंसल समेत बड़े नेता आज भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अमित शाह ने क्षेत्रवार फीडबैक लिया। सीटों पर चर्चा नहीं हुई। आज होने वाली इस बैठक में पहले चरण के लिए टिकटों पर चर्चा होगी। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है और 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में आज सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी। यूपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले घर घर अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत बीजेपी के बड़े नेता 5 लोगों की अलग अलग टीमें बनाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी कड़ी में योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के हजरतगंज में एक सिलाई की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने वहां सिलाई मशीन भी चलाई। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इस वक्त मशीन यहाँ पर चला रहे हैं। इससे पहले लखनऊ के दूसरे इलाकों में भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने वाले लोगों को तिलक भी लगाया। जितने लाभार्थी उनसे मिल रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठाए। भाजपा के लोग जो संक्रमण के बीच से आए हैं, लोगों के बीच घर घर जाकर घर घर कोरोना न फैला दें। कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने की भी बात कही। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट कमेटी का ऐलान कर सकती है। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं, जो पूरे मसले में जांच करेगा कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी या नहीं। अगर चूक हुई थी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस जांच कमेटी में पुलिस, खुफिया विभाग और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आज कमेटी का ऐलान कर सकता है। सुरक्षा चूक पर आज कमेटी का ऐलान संभव है, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं, जो पूरे मसले में जांच करेगा कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी या नहीं। अगर चूक हुई थी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ सकता है। और जो कमेटी गठित होगी इसमें पुलिस, खुफिया विभाग और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो पीएम की सुरक्षा में पंजाब में चूक हुई थी, उस पर अभी भी सियासी संग्राम जारी है और आज इसको लेकर के कमेटी का ऐलान संभव है। सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर के आदेश आ सकता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया, लगातार देश के सामने झूठ बोलने और मामले का राजनीतिकरण करने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पीएम की सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रही है। जो सिक्योरिटी का इश्यू हम सीरियस मानते, मैंने कहा कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी जिम्मेदारी। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने
इसकी जांच करने के लिए कुछ सेटअप किया तैयार और उसका काम शुरू होने वाला है, तब इस तरह की बयानबाजी वो ठीक नहीं है। इस तरह की बयानबाजी लेकर इसको फुलसिकराइज करना ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मुख्यमंत्री चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब प्लानिंग सीएम के घर पर बैठकर की गई है। It was a well-planned conspiracy hatched at the CM house by PPCC President Sukhi Randhawa and this DGP. So ये कुछ कर सकते हैं। मैं तक बहुत छोटी जी फराई हाँ, मैं तो जे प्रधानमंत्री ते जा काम कर सकते, मेरे ते जो मर्जी कर दो। बिहार के मुंगेर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि वहां 3 दिन पहले हुई पंचायत के एक फैसले को लेकर 2 गुटों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होती दिखाई दी और जैसे ही पत्थरबाजी का ये सिलसिला तेज हुआ, वहां अफरा तफरी मच गई और लोग खुद को पत्थरों से बचाने के लिए भागते नजर आए। वहीं इस पत्थरबाजी के बीच कुछ लोग डंडों के साथ भी खड़े दिखे। बताया गया कि इस झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। से लाठी से वार करना शुरू कर दिया, सर फट गया। बाद में दोनों गुटों की ओर से इस मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कुलपति ने पैसे देकर यह पद हासिल किया और इसी का विरोध करने के लिए ये लोग यूनिवर्सिटी का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के एक्शन में आते ही NSUI कार्यकर्ता लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर खबर ली गई। हालांकि कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी फिर मजबूती के साथ आगे बढ़े और वहां लगी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जबकि कुछ तो झंडे और डंडे लेकर बैरिकेड पर ही चढ़ गए, जिनको नीचे उतारने के लिए पुलिस ने फिर से डंडे बरसाए, मगर इस बार वो और उग्र हो गए और बताया गया कि इन लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की, मगर पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली और जल्द ही कई लोगों को हिरासत में लेकर वहां मौजूद एक बस में बैठा दिया गया। इतने पर भी वो लोग शांत नहीं पड़े और जब पुलिस उनको वहां से ले जाने लगी तो कुछ लोग उसी बस की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इनको बस से नीचे उतारने के लिए भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस प्रदर्शन की अगुवाई NSUI नेता मंजुल त्रिपाठी ने की, जिन्होंने कुलपति के साथ मौजूदा राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इनको हटाया जाए। ग्वालियर के ASP राजेश दंडोतिया ने बताया कि कोरोना निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर भी इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाएगा। इस हंगामे से पहले NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ वहां एक सभा की, जबकि इस तरह की सभा और रैलियों पर कोरोना की वजह से रोक लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। मंगलवार देर रात दिल्ली में बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य और सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। ये बैठक आज भी जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अमित शाह ने क्षेत्रवार फीडबैक लिया, सीटों पर चर्चा नहीं हुई। आज होने वाली इस बैठक में पहले चरण के लिए टिकटों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हफ्ते भर तक चली हिंसा में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के आतंकी संगठनों का हाथ बता दिया। मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान में करीब 1 हफ्ते तक चली हिंसा का दौर थम गया, जिसके बाद मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां की सेना के जवानों ने सड़कों पर मार्च निकाला। वहां के राष्ट्रपति पहले ही रूस की सेना के जवानों को वापसी के लिए कह चुके हैं। दंगे और हिंसा थमने के बाद अलमाती की सरकारी इमारतों पर पूरी तरह कालिक पुती दिखी। ये वही इमारतें हैं जो पूरी तरह सफेद हुआ करती थीं, लेकिन आगजनी के कारण इमारतें काली पड़ गईं और उन पर लगे झंडे भी झुक गए।
हिंसा में 164 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 8000 लोग अब तक हिरासत में हैं। वहां के राष्ट्रपति ने दावा किया कि हिंसा के दौरान सड़कों पर जो हजारों लोगों की भीड़ दिखी, वो हथियारबंद आतंकियों की भीड़ थी। इसके पीछे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ और देशों का हाथ बताया गया। ओडिशा सरकार ने छात्रों को तोहफा दिया। ओडिशा कैबिनेट ने राज्य सेवा आयोग में प्रतियोगियों के लिए उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 कर दी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी शिमला में भारी बर्फबारी के बावजूद बिजली लाइन ठीक करने के काम में जुटे नजर आए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगवाई, जिसके लिए उन्होंने खुद 780 रुपए चुकाए। प्रिकॉशन डोज के लिए कि हम एलिजिबल हैं और उसके बाद आज हमने यहाँ प्रिकॉशन डोज ली। यूपी और पंजाब समेत 5 चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक के बाद छोटी पार्टियों ने भी डिजिटल तरीके से प्रचार की तैयारी तेज कर दी। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी डिजिटल कैंपेन के लिए एक वॉर रूम लखनऊ में तैयार किया, जिसके जरिए पार्टी से जुड़े चुनावी कार्यक्रम और नेताओं के भाषणों को वोटरों तक पहुंचाया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पूरी तरीके से तैयार है डिजिटल कैंपेन करने के लिए। फेज 1 10 फरवरी शामली, इस तरीके से पोस्टर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इस वॉर रूम की कमान ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर संभाल रहे हैं, जिन्होंने बताया कि जल्द ही 10 लाख व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप तैयार किए जाएंगे, ताकि पार्टी और गठबंधन की बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जनता के बीच में हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच संवाद का सिलसिला जारी है। आज दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच 14वें दौर की बातचीत होगी। बैठक सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। बैठक चीनी इलाके चुशूल मोल्डो में होगी। बैठक से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। इस बार बातचीत का मुद्दा फ्रिक्शन एरिया हॉट स्प्रिंग से सेना को पीछे करने पर सहमति है। इससे पहले दोनों देशों के बीच गलवान पेंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के साथ ही गोगरा इलाके से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वहीं अक्टूबर में 13वें दौर की बैठक बेनतीजा रही थी। चीन की तरफ से तल्ख बयान जारी किए गए थे, जिसका भारत ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया था। खबर है कि पंजाब चुनाव से पहले गठबंधन पर आम आदमी पार्टी और किसान नेताओं के बीच बात नहीं बनी। पता चला है कि किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आम आदमी पार्टी से 60 सीटों की डिमांड की थी, जबकि अरविंद केजरीवाल केवल 10 सीटें देने के लिए माने, और इसलिए आम आदमी पार्टी और किसान नेताओं के बीच गठबंधन पर बात नहीं बनी। किसान आंदोलन के बाद बने संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद खबर आई कि किसान नेताओं के इस मोर्चे से आम आदमी पार्टी की बात चल रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी। खबर है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बलबीर सिंह राजेवाल और दूसरे किसान संगठनों ने आम आदमी पार्टी का गांवों में और पंजाब में प्रचार किया था, लेकिन इस बार वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ समर्थक सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। खबर है कि एक दिन पहले कुछ लोगों को प्रदर्शन के समय गिरफ्तार किया गया था और उसी वजह से यह हंगामा हुआ। जब उस बात पर फिलिस्तीन के गुस्साए समर्थक इजराइल के सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगे, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई लोग। हालांकि जल्दी उन्हें इजराइल के सैनिकों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। फिर तो वहाँ आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि हंगामा कर लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर हमले के साथ आगजनी भी की। कुछ ने वहां डटे रहने की भी कोशिश की, लेकिन उन पर इतने हमले तेज हो गए कि आखिरकार उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। बिहार के मधेपुरा में 84 साल के एक बुजुर्ग को 11 बार कोरोना के टीके लगवाने का दावा करना महंगा साबित पड़ गया। ब्रह्मदेव मंडल नाम के इस बुजुर्ग के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस की एक टीम बुजुर्ग को गिरफ्तार करने उनके घर भी पहुंची। हालांकि वो तो घर पर नहीं मिले, लेकिन वहां मौजूद उनकी पत्नी ने भी बुजुर्ग के उन दावों को सही ठहरा दिया जिसमें उन्होंने शरीर का दर्द दूर होने को बार बार कोरोना के टीके लगवाने की वजह बताया था। यही दावा कुछ दिन पहले सामने आए वीडियो में 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल ने किया था। मैं चल फिरने में वो समर्थ रहते, दर्द होता हुआ दर्द मेरा खत्म हो गया है। भले ही 11 बार कोरोना के टीके लगवाने से बुजुर्ग को फायदा हुआ हो, लेकिन ये दावा उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि शुरुआती जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के नियम तोड़ने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी।
जो महामारी के खतरे से बेपरवाह दिखे, लेकिन दिल्ली सरकार ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजधानी के सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का फैसला किया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश दिया कि कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे। यानी निजी दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इससे पहले निजी दफ्तर 50% की क्षमता के साथ खुले थे, यानी आधे कर्मचारियों को दफ्तर आकर काम करने की इजाजत थी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या जिनको छूट दी गई है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा और वो दफ्तर आकर काम कर पाएंगे। जबकि एक दिन पहले ही दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद करने के आदेश दिए गए थे, यानी वहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि वहां से खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी और खाना पैक करवाकर ले जाने की छूट होगी। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से पूरे दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां लगाने की अपील की है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। भोपाल में 3 दिन से एक वीडियो वायरल है जिसमें पेशे से प्रोफेसर एक महिला एक फल बेचने वाले आदमी पर भड़क गई। बताया गया कि फल बेचने वाले आदमी का ठेला सड़क पर खड़ी महिला की गाड़ी से टकरा गया था, जिसके बाद उस महिला ने हंगामा शुरू कर दिया और ठेले पर रखे फलों को उठाकर नीचे फेंकने लगी। उस महिला ने एक एक कर कई फल सड़क पर गिराए और इस दौरान वो लगातार बहस करती नजर आई। फल वाले को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने महिला को रोकने की कोशिश की तो उस महिला का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। इस दौरान कुछ लोग वहां से गुजरते दिखे जो कुछ देर के लिए रुके तो जरूर, लेकिन किसी ने उस महिला को ऐसा करने से रोका नहीं। बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं। 3 दिन पुराना ये वीडियो वायरल होते ही प्रशासन भी एक्शन में आ गया। भोपाल के कलेक्टर ने ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया। अमेरिका में ऐतिहासिक ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, ऐसी सर्जरी जो दुनिया में आज तक नहीं हुई। वहां दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक मरीज में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इंसान के शरीर में सूअर का दिल, यह हुआ है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर ने 57 साल के डेविड बेनेट नाम के मरीज के शरीर में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया। अब मरीज का शरीर तो इंसान का है, लेकिन उसकी धड़कनें एक सूअर के दिल की हैं। बताया गया कि डेविड बेनेट को दिल की इतनी गंभीर बीमारी थी कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उनके मेडिकल रिकॉर्ड भी ऐसे थे कि न तो उन्हें इंसान का दिल दिया जा सकता था, न ही आर्टिफिशियल हार्ट पंप उनके शरीर में लगाया जा सकता था। करो या मरो की स्थिति थी। अब एक ही तरीका था जिससे उनकी जान बच सकती थी, सूअर का दिल। ये एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। अमेरिका के मेडिकल रेगुलेटर ने भी सिर्फ इस वजह से इस ट्रांसप्लांट की इजाजत दी कि अगर दिल नहीं मिला तो मरीज की मौत हो जाएगी। 31 दिसंबर को सर्जरी को इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिली। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। 7 घंटे तक ऑपरेशन चला और मरीज में सूअर का दिल लगा दिया गया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद मरीज की हालत बिल्कुल ठीक है, उनमें फिलहाल कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन इंसान के शरीर में सूअर का, किसी जानवर का दिल कैसे फिट हो सकता है? भला इंसान का शरीर उसके साथ तालमेल कैसे बैठा पाएगा? तो डॉक्टरों ने यूं ही मरीज में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट नहीं कर दिया। मरीज में जिस सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया वो कोई आम सूअर नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी भी सूअर को चुना गया और उसका दिल निकालकर मरीज को दे दिया गया। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर था, मतलब कि उसके शरीर में जो जीन्स थे उनमें डॉक्टरों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव किया था। सीधा सा सवाल है कि इंसान का शरीर क्यों किसी जानवर के अंग को स्वीकार करेगा? वो उसके हिसाब से बना ही नहीं है। ऐसे में वो जानवर के अंग को रिजेक्ट कर देगा। इसी वजह से इससे पहले भी जब सूअर के अंगों को इंसान में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई तो वो फेल हो गए थे। लेकिन डॉक्टरों ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उन्होंने सूअर के शरीर में मौजूद वो 3 जीन्स ही निकाल दिए जिनकी भनक लगते ही मरीज का इम्यून सिस्टम सूअर के अंग को रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा सूअर का एक और जीन निकाला गया ताकि उसके दिल के टिश्यू में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ न हो। और तो और इंसान के 6 जीन्स भी सूअर में डाले गए ताकि मरीज का शरीर उसके दिल को अपना ले। इसके साथ ही उसे एंटी रिजेक्शन ड्रग्स भी दिए गए। जीन्स को मॉडिफाई करने की इस तकनीक पर कुछ साल से काम चल रहा है और यह तकनीक बहुत अहम है क्योंकि जीन्स ही सूअर के अंगों के इंसान में ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। अगर सीधे सूअर का दिल मरीज को दिया जाता तो उसका शरीर सूअर के दिल को तुरंत रिजेक्ट कर देता, लेकिन अब वैज्ञानिक सूअर के शरीर से ही खतरनाक जीन्स को निकालने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि सूअर का दिल ही क्यों?
इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट के लिए सूअर का दिल ही क्यों चुना गया? डॉक्टर किसी और जानवर का दिल भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। तो सूअर ऐसा जानवर है जिसके अंग इंसान के अंगों से काफी हद तक मेल खाते हैं। कई साल से सूअर के दिल के वॉल्व इंसानों में ट्रांसप्लांट किए जाते रहे हैं। अभी तो सूअर का दिल इंसान को दिया गया है। इंसानों में ट्रांसप्लांट के लिए सूअर की किडनी, लिवर और फेफड़ों पर भी रिसर्च चल रही है। बल्कि अभी अक्टूबर में तो न्यूयॉर्क में डॉक्टरों ने एक महिला में जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर की किडनी के ट्रांसप्लांट का टेस्ट किया था। तब भी वो बहुत बड़ी कामयाबी मानी गई थी और वो एक्सपेरिमेंट सुर्खियां बन गया था। हालांकि वो महिला ब्रेन डेड थी। अमेरिका में इंसान के शरीर में सूअर के दिल का ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर इस ट्रांसप्लांट को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। इसे गेम चेंजर माना जा रहा है क्योंकि यह डोनर की कमी के गंभीर संकट से निजात दिला सकता है, लाखों लोगों की जान बचा सकता है। अभी दुनिया में जितने लोगों को अंगों की जरूरत है उसके हिसाब से डोनर मौजूद नहीं है। खासतौर पर अकेले अमेरिका में एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में। डोनर की कमी इतनी भयानक है कि ट्रांसप्लांट के इंतजार में वहां रोजाना 17 मरीज दम तोड़ देते हैं। अब डॉक्टर उस मरीज को मॉनिटर करेंगे और यह देखेंगे कि उसमें सूअर का दिल काम कर रहा है या नहीं। हालांकि विशेषज्ञ अभी ट्रांसप्लांट को कामयाब नहीं मान रहे क्योंकि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ट्रांसप्लांट ने मरीज को सांसें तो दी, लेकिन वो सांसें 1 हफ्ता चलेंगी, 1 महीना चलेंगी, 1 साल चलेंगी, आगे चलेंगी, ये तो सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी नहीं जानते। मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त उस कार की रफ्तार काफी तेज थी और यही वजह रही कि टक्कर लगते ही उस कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। खबर है कि उसमें सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। लेकिन इस हादसे में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों बाप बेटे बताए गए। मणिपुर के इंफाल में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इस वारदात से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वाले वहां पहुंचे और नाराज प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान इन लोगों ने जगह जगह आगजनी की, जिसे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने फौरन बुझा दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में तनाव दिखा, लिहाजा हालात न बिगड़े इसके लिए वहां पुलिस बल ने मार्च किया। जिन 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया उनके घरों में मातम पसर गया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पीड़ित परिवारों को ढांढस बनाने उनके घर पहुंचे और उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। Within short time, they will searching the main culprit or some other. मुख्यमंत्री से भरोसा मिलने के बाद लोगों ने रास्ता खाली कर दिया, जिसके बाद दोनों के शवों का कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई से अहमदाबाद के बीच तेजस एक्सप्रेस अब 5 दिन नहीं चलेगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही चलेगी। कोरोना संकट की वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया। इससे पहले तेजस एक्सप्रेस हफ्ते में 5 दिन चलाई जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे तमिलनाडु को 11 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। इसके अलावा वो राज्य में चल रही कई और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। मॉरिस ने बताया कि अब वो कोचिंग करते नजर आएंगे। शरद पवार के महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए ये पूछ लिया कि उन्होंने किस हक से राज्य के मंत्रियों के साथ मीटिंग की। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शरद पवार जी को अपने पद का चार्ज सौंपा है? जिसके जवाब में शिवसेना ने पवार को महाविकास आघाड़ी सरकार का मेंटोर बोल दिया। शरद पवार जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार के परामर्शदाता हैं, मेंटर हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में एस्मा लागू कर दिया। इस कानून के तहत जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकते। ये फैसला तब लिया गया जब डॉक्टरों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक साथ छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमने सारी अपनी डिमांड सरकार को भेज दी थी, लेकिन सरकार ने इस पे कोई भी
अभी तक फैसला नहीं लिया। हरियाणा में एस्मा लागू होने के बाद अंबाला के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी सामने आए और दावा किया कि अस्पतालों में डॉक्टरों के ऐलान का कोई असर देखने को नहीं मिला। सारी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, पूरे जिले में सुचारू रूप से चल रही है। देश भर में 3000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवानों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक हवाई अड्डों की सुरक्षा संभालने वाली सीआईएसएफ के अब तक 1300 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दिल्ली में मौजूद सीआईएसएफ के मुख्यालय में तैनात करीब 45 लोगों को भी कोरोना होने की खबर है, जबकि सीआरपीएफ के 257 और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 116 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के 101 और सशस्त्र सीमा बल के भी 79 जवानों को कोरोना हो गया। इसके अलावा कोरोना की मार से एनएसजी और एनडीआरएफ भी नहीं बच पाई और दोनों ही फोर्स के 3 जवान कोरोना से बीमार पड़ गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज होने वाले सामुदायिक सूर्य नमस्कार के आयोजनों को रद्द कर दिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राज्य के सभी स्कूलों में इसका आयोजन होना था। सीएम ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर पर ही सूर्य नमस्कार करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस बात की अपील की है कि सूर्य नमस्कार को लेकर घर पर होने वाले आयोजन के फोटो वीडियो मीडिया पर लोग अपलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद भी घर पर ही सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3160 नए पॉजिटिव केस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 2.9 से बढ़कर 3.9% हो गई है। प्रदेश में कुल 11,265 एक्टिव केस हैं। पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन होता रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम और बच्चे सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करते रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा, मेरा बच्चों से आग्रह है कि वो घर पर ही रहकर सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम भी करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार से शरीर स्वस्थ होता है और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी